हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है दोबारा मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम क्लास 10th का टॉपिक देख रहे थे, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लास्ट लेक्चर में हमने कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी के बारे में पढ़ लिया था, है ना। थोड़ा थ्योरी पार्ट हो गया था हमारा कंप्लीट, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होना हमारे बाकी है ना। एक बार और मैं आपको थ्योरी पार्ट गो थ्रू कर देता हूँ इसका, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना। वह हमने देखा था कि अगर आपको दो इक्वेशंस गिवन हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। तो टोटल तीन कंडीशन थी। एक तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब अगर एक ही सॉल्यूशन आए तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। सेकंड, अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, साथ में ये भी चेक करेंगे कि ये c1 अपॉन c2 के नॉट इक्वल। तो ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन थी। और कंडीशन नंबर 3, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन है ना। इस कंडीशन के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में कि ये होने का मतलब क्या है कि दोनों लाइन सेम हो, है ना, दोनों लाइन कॉन्साइड कर गई, सेम लाइन हो। ये मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये मतलब दोनों लाइन किसी पैरेलल लाइन से, इसी वजह से कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, तो एक तरीके से पैरेलल लाइन की कंडीशन। और ये कॉन्साइड कर रही है इस तरीके से दोनों लाइन, है ना। मैथमेटिकली बात करें तो दोनों एक ही इक्वेशन है ना, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। ओके, फिर हमने बोला था जहां भी सॉल्यूशन निकलता है ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। तो ये वाला सिस्टम कंसिस्टेंट सिस्टम हुआ, यूनिक सॉल्यूशन वाला। नो सॉल्यूशन वाला इनकंसिस्टेंट हुआ क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, और ये क्या हुआ, कंसिस्टेंट। इस वाले को हमने एक और नाम दिया था कंसिस्टेंट के अलावा डिपेंडेंट, है ना। और मैंने आपको बताया भी था, 9th में एक फेमस एग्जाम होता है आईजेसओ स्टेज 1 एनएससी जेएस, उसमें डिपेंडेंट करके पूछा गया था कि डिपेंडेंट कंडीशंस के लिए आपको बता। ठीक है, तो ये हमने एक बार थ्योरी गो थ्रू कर लिए। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका अपन करना। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसके बाद से वर्ड प्रॉब्लम्स और रह जाती है। इस चैप्टर में जनरली जो बच्चों को परेशान करती है वो वर्ड प्रॉब्लम्स ही। आपको दो इक्वेशन गिवन है, px माइनस वाई इक्वल्स टू 2, 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 3। वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है, शॉर्ट में क्वेश्चन बता देता हूं मैं, और आपको p का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। वन सॉल्यूशन है तो आप क्या बोल सकते हैं, वन सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन c2। c1 c2 से कोई लेना देना है तो डायरेक्ट लगा दे। a1 की जगह क्या है p, a2 की जगह क्या है 6, नॉट इक्वल्स टू b1 की जगह -1 अपॉन b2 की जगह -2। कितना आ गया, p इज नॉट इक्वल टू, 6 उधर चला जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6/2, तो p इज नॉट इक्वल टू कितना आ गया 3। तो p 3 नहीं हो सकता, बट क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p, p की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, और आया क्या, p 3 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, p कैन टेक एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 3। ये हमें लास्ट में लिखना पड़ेगा कि p सारी वैल्यू टेक कर सकता है, हर रियल वैल्यू ले सकता है, बस 3 नहीं होना चाहिए। 3 के अलावा कुछ भी वैल्यू रखेंगे उसके लिए हमेशा हम क्या देगा, एक यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है, आपको कंडीशन याद होना चाहिए। पुट p इज नॉट इक्वल टू 3 आया, p 3 नहीं हो सकता पूछा, बट p क्या क्या हो सकता है, तो p 3 छोड़कर हर रियल वैल्यू हो सकती है। ये लाइन आपको लास्ट में मेंशन, क्लियर होगा आई थिंक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, k स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 2 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन गिवन है, बोला है नो सॉल्यूशन, है ना, कोई भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आएगा इसका, तो आपको k की वैल्यू बता, ठीक है।
सोल्व करते हैं, सिंपल कंडीशंस लगाते हैं। क्या कंडीशन है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। a1 की जगह क्या लिखा हुआ है? a1 क्या है? x का कोफिशिएंट, इट्स 3k प्लस 1। a2 क्या है? k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू b1 कितना है? 3 और ये कितना है? k माइनस 2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। c1 कितना है? -2 और c2 कितना है? ठीक है, तो अब क्या करें? इन दोनों को सोल्व करें, ये दोनों इक्वल आ रही है। कैसे सोल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई से। कितना हो गया? 3k प्लस 1 इंटू के माइनस 2 और यहाँ से 3 इंटू के स्क्वायर प्लस 1। सिंप्लीफाई करें, पहले 3k पूरे से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? 3k स्क्वायर माइनस 6k, फिर प्लस 1 होगा, कितना हो जाएगा? k माइनस 2, इधर 3k स्क्वायर प्लस 3। सॉल्व करते हैं, सॉरी, ये कितना हो गया? माइनस का 5k और ये प्लस 2 उधर चला जाएगा, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5। k की वैल्यू माइनस। अब बच्चे क्या करते हैं? इस क्वेश्चन को यही खत्म कर देते हैं कि k की वैल्यू -1 आ गई, ये इट्स ओवर 5। बट ये पूरी तरीके से कंप्लीट आंसर नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो आपने सिर्फ अभी इतना ही लगाया, a1 a2 इज इक्वल्स टू b1 b2 से k इक्वल्स टू -1 आया। ये तो देखा ही नहीं कि नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आ रहा है नहीं आ रहा है। क्या करें फिर? तो आपके पास इसको भी चेक करो, b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आ रहा है नहीं आ रहा है। b1 क्या था? ये अपन ने लिख रखा है 3 अपॉन k माइनस 2 इज नॉट इक्वल्स टू, ये कितना आ रहा है? 2/5। k की जो वैल्यू आ रही है वो -1, वो आपको यहाँ पुट करके देखनी है। k की वैल्यू यहाँ पुट करके देखें, कितना हो जाएगा? k की वैल्यू -1, ये आप यहाँ पुट -1 पुट करेंगे, -2 होगा माइनस, तो -1 इज नॉट इक्वल टू 2/5। देन अब हम बोल सकते हैं पूरी श्योरिटी के साथ k इक्वल टू -1 आंसर होगा। क्लियर? तो बच्चे इसमें यही गलती करते हैं, ये वाला पार्ट खा जाते हैं, इस वजह से सब्जेक्टिव उनके कुछ आंसर्स चले जाते हैं, है ना। सिर्फ आपने फर्स्ट टू कंडीशन हर बार सोल्व करनी है, यहाँ से हमेशा k की कुछ वैल्यूज आएगी, k की वैल्यूज आपको यहाँ चेक करनी पड़ेगी कि c1 अपॉन c2 इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है ना। आपने b1 b2 के साथ चेक करी, आप a1 a2 भी रख सकते हो, ऐसा नहीं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2 भी कर सकते हो, ये वाली कंडीशन भी उठाना, बट चेक जरूर करना है। हो सकता है कि k इक्वल टू -1 पर अगर ये 2/5 के इक्वल आ जाता तो इसका कोई आंसर ही नहीं होता, कि k की ऐसी कोई सी भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए इसके नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो हर बार आपको चेक करना है ना। जस्ट लाइक एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा। 2x प्लस ky प्लस k प्लस 2 इक्वल्स टू 0, kx प्लस 8y प्लस 3k इक्वल्स टू 0। ओके, सेम क्वेश्चन है, नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन के लिए आपको चेक करना है इसमें कि k की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू होगी। तो वही सेम कंडीशन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। पुट कर दे, 2/k इज इक्वल्स टू k बाई 8 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, मतलब k प्लस 2 अपॉन 3k। क्लियर? वही क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल वाला सॉल्व करेंगे। k स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा? 16। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक है, दो सॉल्यूशन आएंगे, तो k इक्वल्स टू कितना आएगा? यहाँ से +-4। एक गलती तो बच्चे यही करते हैं ज्यादातर, हमेशा क्या करेंगे, अगर इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 तो x को क्या लिख देंगे? सिर्फ +2 लिखेंगे। ये क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 आ रही है इसकी, तो दो रूट्स आएंगे, दो जीरोस आएंगे, पढ़ा है अभी हमने पॉलिनोमियल में। तो जब भी इस तरीके से दोनों साइड स्क्वायर रूट लें तो आप इस तरीके से प्लस माइनस लगाएं। जस्ट लाइक आपने लिखा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब आपको दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना है, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेके इस तरीके से प्लस माइनस, है ना। दो सॉल्यूशन आएंगे, प्लस माइनस लगाना जरूरी। ठीक है, तो k स्क्वायर 16 आया, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस लगाओ, दो सॉल्यूशन आएंगे। अब दो वैल्यूज आई, दोनों वैल्यूज के लिए आपको ये देखना जरूरी है कि ये वाला पार्ट इक्वल तो नहीं आ रहा,
चेक करें। सबसे पहले एट k इक्वल्स टू 4, k इक्वल्स टू 4 पर रखूं मैं यहाँ पर कितना है, चलो पूरा एक बार इधर लिख लेता हूँ, k/8 k+2/3। ठीक है, सबसे पहले k इक्वल्स टू 4 रखकर चेक करता हूँ कितना हो रहा है, 4/8 नोट 4 डाल दो, 4+2 4 से 12 कितना हो गया 1/2। इधर कितना आ रहा है 6/12, वो भी 1/2, और ये तो गड़बड़ हो गई। k इक्वल्स टू 4 रखने पर तो ये इक्वल आ गया, जबकि क्वेश्चन में था कि इक्वल नहीं आना चाहिए, इट मींस k इक्वल्स टू 4 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर में k इक्वल्स टू +-4 देखते हैं, तुरंत आंसर लगा देते। अब देखो आपने चेक किया, k इक्वल्स टू 4 अगर आपने पुट करा तो ये भी 1/2 दे रहा है, ये भी 1/2 दे रहा है, मतलब k इक्वल्स टू 4 पर b1/b2 c1/c2 के इक्वल आ रहा है, जबकि नो सॉल्यूशन में इक्वल नहीं आना चाहिए, है ना। तो k इक्वल्स टू 4 आपका आंसर रिजेक्ट हो गया, इसलिए जरूरी है इस वाले पार्ट को भी सॉल्व। डन, नेक्स्ट देखें, हो सकता है ये वाला भी रिजेक्ट हो जाए, चेक करो। एट k इक्वल्स टू -4 रखे, डायरेक्ट पुट कर देते हैं, चलो k की जगह -4 रख दी, k की जगह -4, k की जगह -4, ठीक है, कितना हो गया -1/2, यहाँ से कितना हो गया -2/-12, तो -1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/2, ये तो सही आ रहा है, दोनों आपस में इक्वल, है ना। तो फाइनल अगर आपसे इसका आंसर पूछा जाए, क्या आंसर है, ओनली वन सॉल्यूशन, एक ही आंसर है, k इक्वल्स टू -4, k इक्वल्स टू -4 के लिए ही इस इक्वेशन के नो सॉल्यूशन होंगे, k इक्वल्स टू 4 के लिए नहीं होगा, क्योंकि k इक्वल्स टू 4 में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी इसकी, इस पे तो दोनों बराबर आ गए। तो नो सॉल्यूशन वाले में बच्चे ज्यादातर ये गलती करते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखें। क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करके k की जो वैल्यूज आएगी वो हमेशा इन लास्ट के टू रिलेशंस में चेक करके देखें कि इसको भी वो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। क्लियर, k इक्वल टू 1/4 डाला, गलत आ गया, बोल रहा था कि इक्वल नहीं आना चाहिए, जबकि इक्वल आ गया, इसलिए हमने रिजेक्ट कर दिया और इसको डन। सबको क्लियर हो गए, तो ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं बोर्ड में, क्योंकि बच्चा अटक जाता है, यही छोड़ के खत्म कर देता है, वो इतनी सारी स्टेप्स तो खाई जाता है। यूनिक सॉल्यूशन के भी क्वेश्चन हो गए, नो सॉल्यूशन के भी हो गए, कुछ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाले के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए शायद अपन ने, फोर्थ करते हैं। kx प्लस 4y इज इक्वल टू k माइनस 16x प्लस ky इज इक्वल टू इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वही k बता रहा हूँ। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। कोफिशिएंट लिखे, कितना हो गया k/16 इज इक्वल टू 4/k इज इक्वल टू c1/c2। मैंने आपसे कहा था कि c1 c2 लिखते टाइम c1 c2 या तो दोनों इक्वल टू के उस साइड होगा तो भी चलेगा, या दोनों इस साइड होगा तो भी चलेगा, ऐसा नहीं हो कि एक इक्वल टू के इस साइड है और एक इस साइड आ जाए, दोनों साइड है तो आप डायरेक्ट लिख, ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया। अब सॉल्व करें, वही फर्स्ट टू को सॉल्व, कितना आ गया k² इक्वल्स टू 64, तो वही जैसा अभी मैंने बताया, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, तो आप इस तरीके से प्लस माइनस लगा दो, प्लस माइनस रूट 64 कितना आ गया +-8। फिर वापस चेक करना पड़ेगा, +-8 पे तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, बट आपसे पूछा ये दोनों भी इक्वल आना चाहिए, है ना। तो चाहे तो आप क्या करो, इन दोनों को भी सोल्व करो, ये दोनों भी इक्वल चाहिए आपको, सोल्व करें, कैसे सोल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कितना आएगा 4k इधर मल्टीप्लाई हो गया और ये k इधर आ जाएगा, k इंटू k, ठीक है। इसको उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा k इंटू k-4, और ये 4 के उधर चला गया -4, k आपने कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा यहाँ से k-4 और यहाँ पर -4, तो k इंटू k-8 0, है ना। फैक्टराइज हो गई, दो फैक्टर्स आ गए तो दो जीरोस आ गए, k0 और k8, है ना। अब क्या हुआ, यहाँ से हम चाहते थे ये दोनों भी इक्वल आए और ये हम चाहते थे ये दोनों भी इक्वल आए, तभी जाकर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो पाएगा। तो ये बोल रहा है +-8 के लिए तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और 0 और 8 के लिए ये इक्वल हो जाएंगे, बट दोनों इक्वल होना कंपलसरी,
इट मीन्स के की वो पॉसिबल वैल्यूज लेंगे जिसपे दोनों इक्वल आ जाए। तो कौन सी वैल्यू आ रही है, के इक्वल्स टू 8, एकमात्र ऐसी पॉसिबल वैल्यू आ रही है जिससे दोनों इक्वल आ जाए। तो सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, के इक्वल्स टू 8। क्लियर? दोनों तो इनफाइनाइट के केस में इन दोनों को सोल्व करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे, और जो दोनों का कॉमन आंसर आएगा ना वही हम कंसिडर करेंगे। इन दोनों का जो कॉमन आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। डन? आई होप सबको समझ में आया होगा ये। तो इसमें हमेशा फर्स्ट टू को सोल्व करेंगे, लास्ट टू को सोल्व करेंगे, और दोनों का कॉमन आंसर आप लेंगे। डन? आई होप सबको क्लियर हो गए। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें ज्यादा वेराइटीज नहीं है, जितनी भी वेराइटीज थी सब हमने इसमें कवर कर ली है ना। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, जो बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता है वो है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स बच्चे क्लास 8 में करते हैं, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में, है ना। वर्ड आते हैं, वहां पर आपको समझना होता है और इक्वेशन बनानी होती है। अब तक क्या कर रहे थे हम, दो इक्वेशन पकी पकाई आपको मिल रही थी एक्स और वाई में, आप इजीली उसे सॉल्व कर रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, एक्स और वाई में इक्वेशन नहीं मिलेगी, आपको वर्ड पढ़ना होगा, पूरा लैंग्वेज समझनी होगी, उसके बेसिस पे एक्स और वाई मानने होंगे, इक्वेशन फॉर्म करनी होगी, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। इट मीन्स यहाँ थोड़ा सा काम ज्यादा बढ़ेगा। पहला तो लैंग्वेज समझो, बच्चों को लैंग्वेज समझने में बहुत दिक्कत आती है। फिर सेकंड, अपनी इच्छा से एक्स और वाई मानो आप, कि किसको एक्स ले किसको वाई ले। थर्ड स्टेप, फिर उनसे आप इक्वेशन फॉर्म करो। फिर लास्ट में फोर्थ स्टेप में जाकर आप इक्वेशन सॉल्व, है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में काफी सारी वेराइटीज के क्वेश्चन बनते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मोस्ट ऑफ द वेराइटीज अपन यहाँ पर कवर करें, है ना। और मैं इक्वेशन सॉल्व नहीं करूंगा, फाइनल आंसर लाकर आपको नहीं बताऊंगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आता ही है। मैं सिर्फ आपसे इक्वेशन बनवा दूंगा, वेरिएबल एक्स और वाई कैसे लेंगे और उसके बाद इक्वेशन क्या बनेगी, मतलब स्टेप 1 2 3 में करवा दूंगा। फोर्थ जो स्टेप है इक्वेशन सॉल्व करने वाली, वो आप करें, है ना। और वर्ड प्रॉब्लम में आपको पता है क्वेश्चन में 3-4 लाइनें लिखी रहती है लंबी लंबी, तो मैं यहाँ बोर्ड पे पूरा क्वेश्चन लिख नहीं सकता हूँ। तो आपको अच्छे से, चाहे तो ईयरफोन लगा ले, अच्छे से एक एक वर्ड सुने मेरा, क्योंकि क्वेश्चन में शॉर्ट में यहाँ पर लिखने वाला। क्लियर? चलो स्टार्ट। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 2 डिजिट नंबर पर, है ना, 2 डिजिट नंबर पर। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी समझते हैं थोड़े से, 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। बच्चों को बहुत दिक्कत आती है 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन। वो क्वेश्चन में बोलता है कि एक 2 डिजिट का नंबर ले लीजिए जिसकी सम ऑफ डिजिट दिए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा और बोलेगा कि वो नंबर बताओ। तो कैसे डील करते हैं, पहले समझते हैं इसकी थ्योरी। देखो, कोई सा भी नंबर अगर 2 डिजिट का है तो आप उसको एक्सपांड करके कैसे लिखोगे, है ना। हम एक्सपांशन देख रहे हैं नंबर, कैसे करोगे। जैसे 23 एक नंबर है, तो आप इसे क्या लिखोगे, ये यूनिट डिजिट है 3 और टेंथ डिजिट है 2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 × 10 + 3। ये यूनिट डिजिट थी, उसको एज इट इज लिख दिया, प्लस ये टेंथ डिजिट थी तो 2 × 10 करके हमने इसे लिख दिया। जैसे कुछ भी आपने 95 लिखोगे तो क्या कर दोगे, यूनिट डिजिट 5 एज इट इज आ जाएगी, ये टेंथ डिजिट है, इसको 9 × 10 करके लिख दो। ठीक है। अब 2 डिजिट के क्वेश्चन में सबसे पहले जो अपन को चीज माननी पड़ती है एक्स और वाई, वो मैं आपको समझाता हूँ क्या मानना पड़ता है। आपको मानना पड़ता है यूनिट डिजिट क्या है और टेंथ डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट, मान लो यूनिट डिजिट वाई ले लिया, और टेंथ डिजिट आपने ले ली एक्स, है ना। अब टेंथ डिजिट ले ली एक्स और यूनिट डिजिट ले ली वाई, है ना। तो नंबर क्या बनेगा आपका वो समझो। अभी देखो, जैसे कि आपके पास ये था नंबर, है ना, कि जिसकी यूनिट डिजिट 3 थी, टेंथ डिजिट 2 थी, तो नंबर कैसे बना, यूनिट डिजिट लिखी प्लस 10 × टेंथ डिजिट, है ना। उसी तरीके से क्या करोगे, सबसे पहले यूनिट डिजिट कितना हो गया 1, प्लस टेंथ डिजिट 10 × वो डिजिट 10, तो नंबर हो जाएगा 10x + y। ये चीज सबसे पहले बच्चों को समझ में आनी चाहिए, यही इस क्वेश्चन का पूरा सार है। जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें हर क्वेश्चन में 3 लाइन आपको लिखनी है।
क्लियर? क्या करोगे, यूनिट डिजिट को y मानो, 10th डिजिट को x लिखो। सॉरी, तो जो नंबर बनेगा वो कितना होगा, y प्लस 10x, है ना। और क्वेश्चन में कई बार बोल दिया जाता है अगर वो नंबर है उसकी डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, डिजिट को रिवर्स कर दिया, डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नंबर आएगा वो क्या होगा। देखो, डिजिट को रिवर्स करने का मतलब क्या है कि 10th डिजिट और यूनिट डिजिट आपस में इंटरचेंज कर, रिवर्स कर, आपस में इंटरचेंज। जैसे कि 2 और 3 है, तो 10th डिजिट और यूनिट डिजिट रिवर्स करने के बाद जो नंबर बना वो कितना, 32। उसी तरीके से अगर y यूनिट डिजिट है, x 10 डिजिट है, तो इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आएगा वो क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, यूनिट डिजिट, तो ये हो गया x। और y क्या बन जाएगा, 10 डिजिट, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 10 से। तो ये ही पूरा सार है इसका। अगर ये चीज समझ में आ गई तो सब क्लियर। तो याद रखो, यूनिट डिजिट y लेंगे, 10 डिजिट x लेंगे, तो जो नंबर बनेगा वो कितना होगा, 10x प्लस y। और डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नंबर बनेगा वो कितना होगा, 10y प्लस। तो ये पूरी थ्योरी है 2 डिजिट नंबर की क्वेश्चन। क्लियर? तो इस तरीके से हमें ये करना होगा, इसको ध्यान रखें। मैंने बता दिया 10x प्लस y कैसे लिखा, सिंपल, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। डन, चलो क्वेश्चन स्टार्ट कर। एक नंबर गिवन है, देखो मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैंने आपसे बोला एक एक लाइन ध्यान से सुने, वर्ड प्रॉब्लम पूरी लिख नहीं सकता मैं। एक नंबर है 2 डिजिट का, है ना, शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सम ऑफ डिजिट आपको गिवन है 12, है ना। जो 2 डिजिट नंबर है उसमें सम ऑफ डिजिट 2 गिवन है ना। और फिर बोल रहा है 18 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, 18 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। अगर जो नंबर है 2 डिजिट का उसमें से मैं 18 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। और आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर, नंबर बताना। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। एक 2 डिजिट का नंबर है, उसमें सम ऑफ डिजिट्स आपको क्या गिवन है, 12 गिवन है। और एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि अगर मैं जो नंबर 2 डिजिट का उसमें से 18 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो डिजिट्स रिवर्स हो जाएगी। डिजिट्स रिवर्स होने का मतलब अभी सिखाया था मैंने कि 10 डिजिट यूनिट बन जाएगी और यूनिट वाले डिजिट 10। क्लियर, सिंपल, जैसे अभी सिखाया वैसे डील करो। आपने कंसिडर करना है सबसे पहले x और y मानना है। यूनिट डिजिट y मान लो, 10 डिजिट x मान लो। क्लियर, तो नंबर क्या हो जाएगा आपका, अभी देखा था हमने 10x प्लस y। क्लियर, अब आप इक्वेशन बनाओ। सम ऑफ डिजिट 12 गिवन है, मतलब यूनिट डिजिट और 10 डिजिट दोनों का सम कितना गिवन है, 12। ये लो 50% टास्क कंप्लीट। 2 इक्वेशन बनानी थी, एक बन गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। क्लियर, नेक्स्ट, 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। सिर्फ वर्ड को समझो और करो। 18 को सब्ट्रैक्ट करना है नंबर में से। नंबर क्या है, ये रहा नंबर 10x प्लस वाई। इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 18 को। कर दिए, जो जो बोल रहा करते जाओ। तो जो नंबर मिलेगा उसकी डिजिट्स क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। मतलब ये किसके इक्वल है, डिजिट्स रिवर्स हो गई। रिवर्स हो गई तो मतलब नया नंबर क्या हो गया, 10y प्लस एक्स हो गया, जैसा अभी थ्योरी में दिखाया। जो जो वर्ड बोलता जा रहा करते जाओ। 18 सब्ट्रैक्ट कर दो फ्रॉम द नंबर, ये नंबर है आपका, उसमें से 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो डिजिट्स रिवर्स हो गई, मतलब इक्वल्स टू 10x प्लस वाई की जगह कितना हो गया, 10y प्लस। सिंपल, आप सिंप्लीफाई कर लो उसे यार, अब तो कुछ बचा नहीं। 10x में से इधर x आ गया तो 9x बचा, प्लस वाई 10y इधर ले लो, माइनस का 9y, 18 उधर डालो, 9 कॉमन ले लो, x माइनस वाई 18, 9 को डिवाइड में डाल दो तो x माइनस वाई कितना आ गया, 2। और दोनों इक्वेशन आ गई, x माइनस वाई 2। इजिली कोएफिशिएंट इक्वेट है, जोड़ दो। 2x कितना हो गया 14, x कितना आ गया 7, x 7 यहाँ रखोगे तो y कितना आ गया 5। तो नंबर क्या आ गया, y यूनिट डिजिट थी और 10 डिजिट x थी, तो नंबर कितना हो गया 75। क्लियर, आई होप सबको क्लियर होगा। बेसिक फंडा यही है जो मैंने आपको सिखाया। यूनिट डिजिट y माने, 10 डिजिट x माने, नंबर 10x प्लस वाई।
और रिवर्स होने पे जो नंबर आएगा, डिजिट रिवर्स करने पे वो 10y प्लस एक्स। डन। चलो और क्वेश्चन करते हैं इस पे। ओके, नेक्स्ट वेराइटी देखते हैं इसमें क्वेश्चंस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के पूछे जाते हैं। तो जैसे हमने 2 डिजिट की पहले थ्योरी समझी है, वैसे ही पहले इसकी थ्योरी समझते हैं। ठीक है, देखो आपने सी देखा होगा, ज्यादातर लोगों ने समुद्र देखा होगा, नदियां देखी होगी, कुछ तो देखा होगा। तो अगर आपने सी देखा होगा तो सी में क्या होती है, वेव्स आती है ना, वेव्स आती है। तो वेव्स क्या होती है, कई बार ऐसी गिरती हुई वेव्स आती है ना, और कई बार ऐसी चढ़ती हुई वेव्स आती है ना। तो कई बार ऐसी डाउन स्ट्रीम आती है, जो गिरती होती है वो क्या चीज होती है, डाउन स्ट्रीम। और कई बार ऐसी चढ़ती हुई आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम, है ना। तो जैसे डाउन स्ट्रीम आती है, मान लो ये एक बोट जा रही है इसे, है ना, तो जैसे डाउन स्ट्रीम आएगी इस पे, तो ये बोट की स्पीड बढ़ जाती है ना। जैसे ही आएगी डाउन स्ट्रीम तो बोट की स्पीड बढ़ जाएगी। इस ये स्ट्रीम है ना, ये स्ट्रीम में इसकी ऐड हो जाती है और ये बढ़ जाती है। और जैसे ही अप स्ट्रीम आती है, जैसे कि ये बोट आ रही है, और जैसे ही अप स्ट्रीम आएगी, है ना, तो जैसे ही अप स्ट्रीम आएगी ना, तो ये क्या करेगी, बोट की स्पीड को कम कर। तो डाउन स्ट्रीम में तो क्या हो गई, बढ़ गई, और अप स्ट्रीम आती है तो बोट की स्पीड कम हो जाती है। ये चीज याद है, डाउन स्ट्रीम में बढ़ गई बोट की स्पीड, और अप स्ट्रीम में बढ़ गई, अप स्ट्रीम में घट गई, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें एक्स और वाई ऐसे क्वेश्चंस में क्या मानते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो चीजें आपको माननी है वो है, एक तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब जब वेव्स आ ही नहीं रही हो, पानी में वेव्स आ ही नहीं रही हो, जब बोट किस स्पीड से चली, एक्स किलोमीटर पर आवर, ये आपको वाई स्पीड ऑफ स्ट्रीम। नेक्स्ट जो चीज आपको माननी है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो है वाई किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड को हम सेम कंसिडर करके चलते हैं इस टाइप की क्वेश्चन में, तो हो गई वाई किलोमीटर पर आवर। तो एक्स और वाई ये मानना है सबसे पहले, कि जब कोई वेव्स नहीं आ रही हो तब बोट की स्पीड कितनी है, एक्स किलोमीटर पर आवर। और स्ट्रीम चाहे वो डाउन स्ट्रीम हो या अप स्ट्रीम हो, और उसकी स्पीड कितनी है, वाई किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट दो लाइन और लिखनी है आपको, क्या, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, बोट की स्पीड बढ़ जाती है। जैसे डाउन स्ट्रीम आएगी तो बोट स्पीड से भागने लगेगी, तब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कि ये स्ट्रीम की स्पीड भी इस बोट की स्पीड में जुड़ जाएगी। तो फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई किलोमीटर। ये याद रखना, है ना, कि जैसे ही अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आएगी तो बोट में क्या होगी, स्ट्रीम की स्पीड भी है, और स्पीड से बोट भाग। उसी तरीके से स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, है ना, अप स्ट्रीम में मैंने बताया था कम हो जाती है ना, तो कम होने के बाद कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस वाई। अप स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कम कर देगी बोट की स्पीड को, तो हमने से सब्ट्रैक्ट कर दिया एक्स माइनस वाई। गलती से भी वाई माइनस एक्स मत कर देना, वरना पूरा गलत है ना। हम मान के चल रहे हैं बोट की स्पीड ज्यादा है स्ट्रीम की, है ना, तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस। तो ये चार लाइन हमेशा अप स्ट्रीम और बोट, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन में लिखनी है। क्लियर, क्या लिखना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जब वेव्स नहीं आ रही हो तब, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो ये एक्स और वाई हो जाता है। डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाएगी तो एक्स प्लस वाई हो जाएगी, अब स्ट्रीम में घट जाएगी तो एक्स माइनस वाई। डन। तो ये इसकी थ्योरी हो गई। एक क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन सुने, मैं बोल रहा हूँ, ए बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गई, एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम,
ठीक है, तो दोनों से करने में टोटल 8 आवर्स लगे। ये पहला टाइम कि एक बोट 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रही है, 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रही है, तो टोटल 8 आवर्स उसे लग रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। इट कैन गो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। नेक्स्ट सेंटेंस आ गया, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रही है एंड 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो इसमें टाइम कितना लग रहा है? इन द सेम टाइम मतलब वही 8 घंटे। तो क्या पूछा है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब एक्स पूछा है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब वाई पूछा है। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रही है बोट, फिर 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रही है, दोनों में कुल मिलाकर 8 घंटे से लग रहे हैं। फिर सेकंड केस में 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रही है, 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रही है, तो टोटल उसे 8 आवर्स लग रहे थे, है ना। तो जैसे मैंने बोला था एक्स और वाई तो अपन ने ऑलरेडी मान ही लिया, इन्हीं के साथ आपको डील कर। चलो स्टार्ट करते हैं। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसी का यूज करना है। ठीक है, ये 4 लाइन तो ऑलरेडी सॉल्यूशन में आएगी से जो मैंने लिखी है ना। अब देखो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रही है, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 12 किलोमीटर। स्पीड अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है? एक्स माइनस वाई। तो ये टाइम हो गया अप स्ट्रीम का, प्लस 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रही है, तो स्पीड कितना होगा? पहले डिस्टेंस 40 अपॉन स्पीड किसकी? डाउन स्ट्रीम की कितनी है? एक्स प्लस वाई। तो ये अप स्ट्रीम का हो गया, डाउन स्ट्रीम का टाइम हो गया। टोटल टाइम कितना? 8 आवर्स। ये देखो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रही है, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, तो वही टाइम लिखो 16। स्पीड अप स्ट्रीम की एक्स माइनस वाई, अप स्ट्रीम की स्पीड एक्स माइनस, प्लस 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रही है, तो 32 किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में स्पीड एक्स प्लस वाई। कितना टाइम लग रहा है? टोटल 8 आवर्स। इक्वल, खत्म। सिंपल दो इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन को आपको सोल्व करना आता है, ये हमने पहले ही देख चुके हैं। क्या करते हैं? 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को ए मानेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को बी मानेंगे और इजीली सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं। सिंपल ये 4 लाइन आपको सब में लिखनी है और इस तरीके से ये यूज करना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। डन? चलो ठीक है।